हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीएनएम स्पेशल के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट। इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है और ये हमारा वीडियो 2 है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था, आइए जानते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों का ये प्री कॉन्सेप्शनल केयर, जेनेटिक काउंसलिंग और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से आगे। तो हम लोग जो अभी देखने वाले हैं वो है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। अगर प्रेगनेंसी की हम लोग बात करें तो हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 3 भाग क्या क्या है, तो पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा सेकंड ट्राइमेस्टर, तीसरा है थर्ड ट्राइमेस्टर। पहला जो है वो 1 से 12 सप्ताह का होता है, यानी कि 0 से जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब से 12 सप्ताह तक का। दूसरा है वो 13 से 28 सप्ताह तक का, और तीसरा 29 से 40 सप्ताह तक का। अब हम लोग आगे देखें तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें कुछ कुछ सब्जेक्टिव साइन होते हैं जो कि हमें महिला जो है वो खुद से बताती है, और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं जो कि हमें खुद पता करना होता है। तो क्या क्या साइंस होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला साइन होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसको बोलते हैं एमेनोरिया। तो ये भी प्रेगनेंसी के दौरान उपस्थित रहता है, और ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उपस्थित रहता है। अगला साइन जो है हमारा वो है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, महिला में जो है नॉजिया और वोमिटिंग की फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। वैसे ये प्राइमरी ग्रेविडा में जो है वो ज़्यादा होता है मल्टी ग्रेविडा के मुकाबले। मतलब जो बार बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, मतलब जिसने पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है उसके मुकाबले जो पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं उसमें ज़्यादा होता है ये। इसका जो है कोई एग्जैक्ट कारण तो खोज नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो HCG का लेवल बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी के टाइम, इसलिए ऐसा होता है। और अगर आपको HCG के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो चेकआउट करें, उसमें मैंने हार्मोन्स के बारे में बताया है सारी चीज़ें, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। फिर जो अगला हमारा है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्या होता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है शुरुआती महीने में, तो उसका जो भी भार है यूट्रस के अंदर वो बढ़ता है, तो उसका भार जो वहाँ पे उसी के नीचे रहने वाली यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए ब्लैडर की क्षमता कम हो जाती है यूरिन को रखने की, तो जल्दी जल्दी यूरिन पास करना पड़ता है फीमेल को। फिर जो चौथा है हमारा वो है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है और सब फीलिंग ऑफ फुलनेस आने लगती है। मतलब महिला को लगता है कि ब्रेस्ट भरा हुआ है, और टेंडरनेस आती है, मतलब टाइट टाइट सा फील होता है शुरुआती प्रथम ट्राइमेस्टर में। तो ये होता है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। फिर होता है इजिली फटीग। इजिली फटीग मतलब जल्दी से थक जाना। महिला जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो जल्दी थक जाती है। फिर कॉन्स्टिपेशन, तो बल्कि यूट्रस के द्वारा जो इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि जब यूट्रस बढ़ता है तो ऊपर इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, तो उसमें वो नीचे से प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने के कारण क्या होता है कि इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर पाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। ये सारे साइन तो थे सब्जेक्टिव साइन जो कि हमें महिला बताएगी, और हम लोग कुछ अब ऑब्जेक्टिव साइन की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव साइन क्या होता है, सबसे पहले होगा ब्रेस्ट चेंजेस। तो ब्रेस्ट चेंजेस में हम लोग क्या क्या नोट करेंगे कि जो ब्रेस्ट का जो एरियोला भाग है, जो डार्क कलर का भाग होता है एरियोला भाग, वो एरियोला भाग थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा और पिगमेंटेड हो जाएगा वो। और उस पर जो प्रोमिनेंट होने लगते हैं, जिसको कि हम लोग मोंटेसगोमी ट्यूबेरिकल्स बोलते हैं। जो एरियोला वाला भाग होता है उसके ऊपर कुछ ट्यूब जैसे आकार निकलने लगते हैं, जिसको कि हम लोग मोंटेसगोमी ट्यूबेरिकल बोलते हैं। वो कैसे, मान लीजिए कि ये एरियोला है तो इसके ऊपर गोल गोल ट्यूब जैसे आकार निकलने लगेंगे, उसको बोलते हैं मोंटेसगोमी ट्यूबेरिकल। उसके बाद जो थिक येलो सेक्रेशन निकलने लगता है, जिसको कि हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और ये 12 वीक से निकलने लगता है। तो 12 वीक के बाद जो है वो कोलेस्ट्रम निकलने लगता है। फिर अगर हम यूट्राइन साइन की बात करें तो यूट्राइन साइन में क्या होता है कि इसका आकार में वृद्धि होने लगती है। 6 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान यह मुर्गी के अंडे जैसा होता है। 12 सप्ताह के दौरान यह बढ़कर फीटल स्कल के जैसा हो जाता है, यानी फीटल के हेड जैसा हो जाता है। गर्भवती का जो गर्भाशय होता है वो सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाता है, और 12 सप्ताह की अवधि तक आते आते यह ग्लोबुलर साइज का हो जाता है। ठीक है।
फिर एक हम जानते हैं टर्म के बारे में जिसको कि बोलते हैं बायमैनुअल एग्जामिनेशन। बायमैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है कि योनि मार्ग के द्वारा एक हाथ की एक या दो उंगली को सर्विक्स के पीछे तक मतलब प्रविष्ट कराई जाती है, मतलब अंदर डाली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि उंगलियों से जो है जो एब्डोमिनल वॉल होता है, अगर दूसरा हाथ जो है, एक हाथ तो हम वेजाइना के थ्रू अंदर डालते हैं और दूसरा हाथ जो है वो सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर रख के और दोनों उंगली को एक तरह से मिला देते हैं, ऊपर वाले हाथ से नीचे वाली उंगली से। और इसके बाद जो है वहाँ पे जो भी एग्जामिन करना होता है वो हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो उसमें क्या क्या एग्जामिन हम लोग करना होता है, पहला होता है हेगार साइन और दूसरा होता है पाल्मर साइन। तो ये यूट्रस के साइन है। तो इसमें होता क्या है, जो हेगार साइन है इसमें जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है यानी कि सर्विक्स के आसपास वो ज़्यादा सॉफ्ट और थिन दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं हेगार साइन। फिर होता है पाल्मस साइन। पाल्मस साइन में क्या होता है कि बायमैनुअल एग्जामिनेशन जो करते हैं तो जो यूट्रस का रेगुलर और रिदमिक संकुचन है वो महसूस करना होता है। अगर वो प्रेजेंट है तो पाल्मस साइन है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो पाल्मस साइन नहीं है। और इसमें एक और चीज़ देखा जाता है कि ये जो है ना, ये साइन जो हेगार साइन है वो 6 से 10 सप्ताह के बीच में दिखाई पड़ता है और पाल्मस साइन 4 से 8 सप्ताह के बीच में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा यूट्रस का साइन हो गया। उसके बाद हम सर्वाइकल साइन की बात करेंगे। तो सर्वाइकल साइन में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है ना, इसकी सेक्रेशन उस टाइम बढ़ जाती है और म्यूकस सेक्रेशन के कारण इसकी वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। और वेस्कुलरिटी बढ़ने से क्या होता है कि ज़्यादा यहाँ पे रक्त आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो पहले सर्विक्स का कलर कैसा रहता है, पिंक कलर का रहता है, पर जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे सर्विक्स का कलर ब्लूइश कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी में एक साइन होता है जिसको कि हम बोलते हैं गुडेल साइन। तो गुडेल साइन क्या होता है कि सर्विक्स के दौरान जो है ना, प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं गुडेल साइन। अगर आप पता करिए कि कैसे सॉफ्ट होती है, तो अगर आप अपने नोज के टिप को टच करें तो पहले इतनी सॉफ्ट रहती है सर्विक्स, लेकिन जब प्रेगनेंसी आती है तो आप जो लिप होता है उसके जैसी सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आप नाक को टच करें तो पहले वैसी रहती है और जब होठ को टच करें तो प्रेगनेंसी के बाद फिर वैसी हो जाती है। तो ये होता है गुडेल साइन और ये सर्वाइकल साइन है। इसके बाद हम वेजाइनल साइन के बारे में बात करेंगे। तो वेजाइनल साइन क्या होता है कि वेजाइना जो है वो प्रेगनेंसी के 6ठे सप्ताह के दौरान जो वेजाइना से म्यूकस सेक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, म्यूकस सेक्रेशन बढ़ जाता है जिसके कारण से कि योनि की भित्ति जो है ओडेमेंटस हो जाती है। और इसी में जो साइन आते हैं वो होते हैं जैकेमर साइन और ओसिएंडर्स साइन। तो जैकेमर साइन क्या होता है कि वेजाइना वाल के चारों तरफ जो वेनस ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है और इसके कारण इसका कलर ब्लूइश हो जाता है इसके म्यूकस का, तो इसको बोलते हैं जैकेमर साइन और इसी को चैडविक साइन भी बोलते हैं। फिर ओसिएंडर्स साइन क्या होता है, ओसिएंडर्स साइन क्या होता है कि ये साइन लगभग 8वें हफ्ता तक उपस्थित होता है और ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के बाद जो लेटरल फोर्निक्स है उसमें क्या होता है कि पाल्पेशन फील होता है, धड़कन जैसा फील होता है, उसको बोलते हैं ओसिएंडर्स साइन। तो ये हमारा वेजाइनल साइन था। इसके आगे अगर हम और चेंजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। तो जो हमारा एमेनोरिया था ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। जो सेकेंड है हमारा वो है क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है कि जब बच्चे की मूवमेंट पहली बार मदर को फील की जाती है उसको बोलते हैं क्विकनिंग, और ये लगभग 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान होती है। और ये प्राइमरी ग्रेविडा जो होते हैं, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं, उसकी तुलना में जो मल्टी ग्रेविडा होते हैं, जो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है निचली उदर की आकृति में वृद्धि होना, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ द लोअर यूटेराइन एब्डोमेन। जो लोअर सेगमेंट होता है ना पेट का, तो उसमें वृद्धि दिखाई पड़ती है क्योंकि नीचे से अब पेट फूलना शुरू हो जाता है, उसको फंडा लाइट बढ़ने लगता है। तो वो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं वो क्या क्या होता है, यानी कि हम लोग को क्या क्या नोट करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव साइन में पहले आता है ब्रेस्ट चेंजेस। तो ब्रेस्ट चेंजेस में क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करें ब्रेस्ट चेंजेस की, तो जो मोनोगामिक ट्यूबरकल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और फिर जो प्राइमरी एरियोला है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जो एरियोला का कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, तो वो थोड़ा और गहरा होने लगता है और उसके आसपास में एक और एरियोला के जैसा बनने लगता है, उसको सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं। और इससे ब्रेस्ट से जो है वो 12 सप्ताह से ही कोलेस्ट्रम गाढ़ा वो पीला हो जाता है, वो सेक्रेशन होने लगता है। पहले कोलेस्ट्रम सेक्रेशन हो रहा था, वो और ज़्यादा गाढ़ा और पीला सा हो जाता है। फिर जो स्किन चेंजेस की बात करें तो स्किन चेंजेस में लेनिया नेग्रा, क्लोजमा और स्ट्रे ग्रेविड्रम, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको पता ही होगा।
क्लिनिया निग्रा में लंबी सी लाइन हो जाती है, क्लोजमा में जो गर्दन है और फेस है उसके ऊपर जो भूरा भूरा सा दाग हो जाता है, और जो स्ट्रेग्रेविड्रम होता है वो मतलब दरारे दरारे टाइप की हो जाती है। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाला संकुचन, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, आपको पहले ही बताया था, ये कहलाते हैं। ये संकुचन इरेगुलर, पेनलेस और इनफ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब कि कोई रेगुलर नहीं आते हैं, पेन नहीं होता इसमें और फ्रीक्वेंट नहीं होते, परंतु जब टर्म आने वाला होता है, जब टाइम पूरा होने वाला रहता है और डिलीवरी होने वाली रहती है तो उस टाइम पे ये पेनफुल हो जाते हैं। फिर यूट्राइन साइन की बात करें, यूट्राइन साइन यानी कि गर्भाशयी चिन्ह। चिन्ह क्या क्या होता है कि जब पहले यूट्रस सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, इसका आकार और वजन लगातार बढ़ता रहता है। 28वें सप्ताह के दौरान इसकी आकृति पायरिफॉर्म या ओवल हो जाती है, ओवल यानी कि अंडे जैसा। फिर फंडल हाइट की बात करें तो फंडल हाइट क्या होता है, यानी कि जो फंडल हाइट जो पेट की ऊंचाई बढ़ती है उसी को फंडल हाइट बोलते हैं। उसके बाद फिर गर्भाशय के इनलार्ज होने के साथ साथ फंडल हाइट भी बढ़ती रहती है। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान फंडल हाइट सिम्फेसिस प्यूबिस और अम्लाइकस के मध्य बिंदु पर रहती है, 16 सप्ताह में मध्य बिंदु पर, 20 सप्ताह के दौरान अम्लाइकस यानी कि नाभि के पास। तो मैं इसको आपको ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉज करके, और मैं आपको एक तरह से डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ इसको। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो 12 सप्ताह है वहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये है सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है, ये है सिम्फेसिस प्यूबिस। सिम्फेसिस प्यूबिस क्या होता है, ये हमारे जो हिप बोन होता है उसी का एक पार्ट होता है, सामने वाला पार्ट सिम्फेसिस प्यूबिस। तो 12 सप्ताह की अवधि तक ये यहीं पे रहता है, ठीक है, सिम्फेसिस प्यूबिस तक ही। जो 20 सप्ताह की अवधि होता है यहाँ पे ये ऊपर उठ के, और जो ये नाभि है, ठीक है, ये नाभि है और ये एंसीफॉर्म कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये नाभि, ये एंसीफॉर्म कार्टिलेज और ये सिम्फेसिस प्यूबिस। तो 12 सप्ताह की अवधि तक सिम्फेसिस प्यूबिस पे ही रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। जो 20 सप्ताह की अवधि है वहां से चला जाता है यहाँ तक, बीच में नाभि और सिम्फेसिस प्यूबिस के बीच में। जो 24 सप्ताह की अवधि है जब वहाँ पे नाभि पे पहुंच जाता है। और अगर हम इसको हम अगर 3 भाग में डिवाइड करें, इसको अगर हम 3 भाग में डिवाइड करें तो एक एक भाग का मैं बताता हूँ कि कब कहाँ पहुँचता है। तो एक भाग पहुँचेगा कहाँ तक, 28 सप्ताह की अवधि पे, फिर 32 सप्ताह की अवधि पे यहाँ पहुँच जाएगा और 36 सप्ताह की अवधि पे यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। पर एक चीज यहाँ पे और नोटिस करने वाली बात है कि फंडल हाइट जो है 36 सप्ताह के बाद फिर घट जाता है। घट क्यों जाता है, क्योंकि जो बच्चा है वो एक तरह से अपना नीचे की ओर खिसकता है, क्योंकि उसे डिलीवर होना होता है, क्योंकि 37 सप्ताह का ही टाइम होता है। तो जब 40 सप्ताह आ जाता है तो वो फिर से वापस यहाँ पे आ जाता है 32 सप्ताह की वाली जगह पे, यानी कि इस वाली जगह पे आ जाता है। वो 40 सप्ताह का बच्चा जब होगा तो फिर उससे यहाँ वापस लौट के आ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये पता कैसे किया जाता है कि इस हाइट पे है तो फिर ये डिलीवर होने के लिए है, मतलब 40 सप्ताह का है या फिर 32 सप्ताह का है। तो उसके लिए बायोमैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि हाँ ये 32 सप्ताह का है या फिर 40 सप्ताह का है। तो ये एक अच्छी मतलब नोट करने वाली बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे हम लोग बात करें तो पाल्पेशन के बारे में। तो पाल्पेशन में क्या होता है कि 32 सप्ताह के प्रेगनेंसी के दौरान जो है, सॉरी 20वें सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान फीटस का जो शरीर का अंग है उसको पाल्पेट करके पता किया जा सकता है। यानी कि जब 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद पाल्पेट करके पता किया जा सकता है। फिर होता है फीटल हार्ट साउंड। जो हार्ट साउंड होता है यानी कि दिल की धड़कन होती है वो 18 से 20 सप्ताह के दौरान स्टेथोस्कोप की मदद से और फीटल हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। और ये जो है फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है तो ये श्योर साइन होता है, ये कंफर्म साइन होता है। बाकी साइन जो है वो कंफर्म साइन नहीं होते, वो एक चांसेस है कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी होगी, पर कंफर्म साइन ये एक कंफर्म साइन होता है। और इसके लिए अलग अलग चेकअप भी किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है उसको कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी को, जिसमें कि ये भी एक कंफर्म साइन है। और शुरुआत में ये कितना होता है, 140 से 160 प्रति मिनट होता है फीटल हार्ट साउंड। इसके बाद आगे हम बात करें बलटमेंट। बलटमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इंटरनल बलटमेंट क्या होता है कि बलटमेंट एक्चुअली में एक पाल्पेशन की टेक्निक होती है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि तैरने वाले ऑब्जेक्ट को फील किया जाता है। आप लोग को पता है कि जो बच्चा है वो अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहा होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से अगर हम उंगली डालते हैं वेजाइना के थ्रू और जो सर्विक्स को अगर हम पुश करते हैं थोड़ा सा,
तो पुश करते हैं तो क्या होता है, बच्चा आगे जाके टकराता है और फिर से वापस आता है। जो ये वापस आता है, रिबाउंड करता है, उसको बोलते हैं एबल्यूटमेंट। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है और अगर बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे करके, तो अगर हम इधर से फिंगर डालते हैं और फिंगर से थोड़ा सा यहाँ से अगर हम पुश करते हैं, ठीक है, पुश करेंगे तो बच्चा इधर यहाँ पे आके टकराएगा और फिर वापस जाएगा। तो वापस आएगा तो हम लोगों को यहाँ पे फिर से उंगली पे फील होगा कि ये वापस आया। तो इसको बोलते हैं इंटरनल ब्लेटमेंट, क्योंकि हम उंगली को अंदर डाल के इसमें फील कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है एक गर्भवती महिला में जो इंटरनल ब्लेटमेंट होता है वो 16 से 20 सप्ताह के बीच में परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। और इससे पहले बच्चा इतना ज़्यादा छोटा रहता है कि इंटरनल ब्लेटमेंट फील नहीं हो सकता, और इसके बाद फीटस इतना बड़ा हो जाता है कि इंटरनल ब्लेटमेंट फील नहीं हो सकता। तो इंटरनल ब्लेटमेंट का टाइम क्या है, 16 से 20 सप्ताह। यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख रहा होगा कि इंटरनल ब्लेटमेंट का क्या प्रोसेस होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से पुश किया जा रहा है, पुश करते हैं तो बच्चा यहाँ पे आकर टकराएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा। तो इस वापस आने वाले साइन को बोलते हैं इंटरनल ब्लेटमेंट। फिर एक होता है एक्सटर्नल ब्लेटमेंट। एक्सटर्नल ब्लेटमेंट में क्या होता है कि इसमें हम लोग फिंगर को अंदर नहीं डालते हैं, जबकि बाहर से ही फील करते हैं। बाहर से क्या किया जाता है कि यहाँ पे आपको नोट हो रहा होगा कि ये हाथ है, एक यहाँ पे एक दूसरा हाथ है। इधर से जब पुश किया जाता है पेट को, तो बच्चा जो है इस साइड में आपको फील होता है, ठीक है, कि इस साइड में पुश आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ब्लेटमेंट। और ये जो है कब पता चलता है, ये लगभग 20 सप्ताह की अवधि की गर्भावस्था के दौरान डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। 20 सप्ताह का प्रेगनेंसी हो गया तो हम लोग इसको पता कर सकते हैं, एक्सटर्नल ब्लेटमेंट को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर से ध्यान में रख लीजिएगा। फिर ये हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले तो एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा ही, क्योंकि पीरियड तो आएगा नहीं जब तक प्रेगनेंसी चल रही है, तो ये तो कंटिन्यू रहेगा ही। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन भी कंटिन्यू होने लगेगा, 38 वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमने सबसे पहले यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा था, जो कि शुरुआत में हो रही थी, और ये 38 वीक से फिर से स्टार्ट हो जाती है, बीच में बंद हो जाती है। ये मतलब बीच में बार बार मैच्यूरेशन नहीं होता है, बीच में आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं होती मैच्यूरेशन के लेके। फिर होता है इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन। इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन होगा ही, क्योंकि पता है कि जब बच्चा बढ़ेगा तो पेट की साइज भी बढ़ेगी, जिसको फंडल हाइट बोलते हैं। फिर जो फीटस है उसका मूवमेंट बढ़ने लगेगा, ठीक है। और फिर लाइटनिंग क्या होती है कि इस प्रक्रिया में फीटस का प्रेजेंटेशन माता की पेल्विस में नीचे खिसक जाता है, अर्थात प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट हो जाता है। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो एंगेजमेंट है यही होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि फीटल की हाइट कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि वो 36 वीक पे ऊपर चला जाता है, लेकिन 40 वीक पे फिर से नीचे आ जाता है। नीचे आने का कारण यही है कि एंगेजमेंट हो जाता है। और जब बाइमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो एंगेजमेंट का पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चा नीचे की ओर खिसक गया है, यानी कि ये डिलीवरी के लिए तैयार है। और यहीं पे लिखा हुआ है ना कि लाइटनिंग के कारण ही फंडा हाइट कम हो जाती है, ठीक है, तथा महिला को अधिक राहत मिलती है। इससे गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह यानी कि वेलकम साइन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा एक तरह से वेलकम करने के लिए तैयार है हम। फिर होता है सिम्टम्स। जो साइन एंड सिम्टम्स है वो ऑब्जेक्टिव साइन में क्या क्या होता है, जो हमें क्या पता करना होता है। तो सबसे पहले होता है यूट्राइन साइन। यूट्राइन साइन में क्या क्या देखते हैं हम लोग कि जो सर का है वो एंगेजमेंट हो जाता है, अभी मैंने बताया था। फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे के पास आना, अर्थात सिर का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। और दोनों हाथों का एक सर से दूर जाना क्या होता है, एंगेजमेंट हुआ है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर हम लोग ऐसे अगर चेक करते हैं, अगर ये दोनों हाथ एक पास आ रहे हैं तो एंगेजमेंट हुआ है, और अगर ये दोनों हाथ एक पास नहीं आ रहे हैं तो एंगेजमेंट नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं फंडल हाइट के बारे में। तो फंडल हाइट जो होता है वो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जो अम्बलाइकस होता है वो एंसिफॉर्म कार्टिलेज तक होता है, ठीक है। एंसिफॉर्म कार्टिलेज से मिलाने वाली जो उर्ध्व रेखा होती है उसके 1/3 मध्य से उसके जंक्शन बिंदु पर रहता है, और 36 सप्ताह के दौरान वो एंसिफॉर्म कार्टिलेज तक पहुंच जाता है। परंतु जब इंगेजमेंट हो जाता है तो 40वें सप्ताह के दौरान क्या होता है कि वो 32वें सप्ताह वाली जगह पे आ जाता है। तो
अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि दोनों एक ही जगह पे है, यानी कि 32 सप्ताह वाली जगह पे है तो वो 40 सप्ताह का या 32 सप्ताह है? तो उसके लिए इंगेजमेंट को चेक किया जाता है। तो इंगेजमेंट चेक करने के लिए अगर इंगेजमेंट है तो फिर वो 40 सप्ताह का है, नहीं तो 32 सप्ताह का है। फिर हम लोग बात करेंगे कि स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो स्किन में जो चेंजेस आते हैं उसमें क्या होता है कि लिनिया नेग्रा, क्लोजमा और स्ट्राइक ग्रेविडिडम होता है, ये सारे मार्क्स और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर हम बात करें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो ब्रेक्सटन निक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है और इसमें पेन भी शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि इसके बीच का इंटरवल जो है वो कम हो जाता है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जनरली एक बार कंट्रैक्शन आया, दूसरी बार आया, और बीच में जो गैप होता है वो कम होते जाता है और इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाती है। फिर अगर फीटल हार्ट साउंड की बात करें तो फीटल हार्ट साउंड क्या होता है कि वो स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है, और यह अगर जब पोजीशन और प्रेजेंटेशन रहता है बच्चे का उसके अनुसार से अलग अलग जगह पे सुनाई देता है। जैसे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है उसमें से अम्लाइकस के नीचे सुनाई देता है, यानी कि नाभि के नीचे, और ब्रीच प्रेजेंटेशन के दौरान यह इसकी इंटेंसिटी जो है अम्लाइकस के आसपास ज्यादा रहती है। और फीटस के अंग का अगर वो किया जाए, पाल्पेशन किया जाता है, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कौन सी पोजीशन में है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, तो फीटस का पता चल सकता है। और उसकी गतिविधियां जो होती है वो उस टाइम पे ज्यादा हो जाती है और हमें पता चलने लगता है कि क्या हो रहा है। फीटस अगर कोई भी मूवमेंट करता है तो हमें पता चल जाता है। फिर हम बात करें कि गर्भावस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान किए जाने वाले विभिन्न प्रतिरक्षण परीक्षण। तो परीक्षण कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हम लोग करते हैं प्रथम ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को पता करने के लिए? टेस्ट में पहला होता है एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट इनहिबिशन टेस्ट, तीसरा होता है टू साइड सैंडविच इम्यूनोएसिरी, और चौथा होता है रेडियो इम्यूनो एसे। आइए हम इसको अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर आपको नहीं भी ये समझ में आता है तो आप नाम लिख के आ जाइएगा कि हाँ कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करें एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट जो है वो जो पीरियड मिस होता है उसके लगभग 2 दिन के बाद ही पॉजिटिव आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई नॉन प्रेग्नेंट महिला है उसमें एससीजी अनुपस्थित रहता है। अगर आपको एससीजी के बारे में नहीं पता है तो आप लोग को पता होगा कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही एससीजी रिलीज होता है मदर के बॉडी में, ये एक हार्मोन होता है। तो जब ये इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एससीजी युक्त एंटीबॉडी से तो वो क्या होता है कि उदासीन हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। और जब वो न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद हम उसको लेटेक्स से कराते हैं रिएक्शन, तो उसमें एग्लूटिनेशन रहता है। यानी कि एग्लूटिनेशन मतलब कुछ प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाते हैं उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। पर जब ये गर्भवती महिला के साथ होता है तो इसमें एससीजी उपस्थित होता है, और उपस्थित होने के बाद जब इसको रिएक्शन कराया जाता है एंटीबॉडी से तो उदासीन हो जाता है ये, और उदासीन होके फिर ये लेटेक्स कण से अगर इसका कराया जाता है रिएक्शन तो इसमें एग्लूटिनेशन प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव रहता है और एंटीबॉडी जो है वो नेगेटिव रहता है। उसके वजह से क्या होता है कि ये 0 हो जाता है और लेटेक्स कण से रिएक्शन करवाने पे इसका एग्लूटिनेशन अनुपस्थित रहता है। तो ये आ जाता है एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो सिर्फ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अगले टेस्ट की बात करें तो वो होगा डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ही रिएक्शन कराया जाता है, इसमें अलग अलग रिएक्शन नहीं कराया जाता है, डायरेक्ट ही मूत्र का रिएक्शन कराया जाता है एंटीबॉडी युक्त लेटेक्स कण से। तो इसमें क्या होता है कि एग्लूटिनेशन जो है वो अनुपस्थित रहता है। और अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता है, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप डायरेक्ट टेस्ट लिख कर नाम लिख के आ जाइएगा, ठीक है। इसमें एग्लूटिनेशन अनुपस्थित रहता है और प्रेग्नेंट महिला के साथ कराते हैं तो इसमें उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यही टेस्ट होता है। फिर जो अगला टेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर नहीं याद रहता है ना तो डायरेक्ट नाम लिख के आ जाइएगा, इसका एग्लूटिनेशन टेस्ट, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, ऐसे ही। फिर जो तीसरा है वो हमारा कार्ड टेस्ट है। ये सभी को पता होगा कि कार्ड टेस्ट क्या होता है। इसको टू साइड सैंडविच इम्यूनोएसिरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है
कि जो महिला के मूत्र डालने का स्थान होता है जिसमें कि उसकी मूत्र की 3-4 बूंदें डाली जाती है और फिर हमें HCG के बारे में पता चलता है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मूत्र डालने का स्थान है जहाँ पे कि महिला की 3-4 बूंदें मूत्र की डाली जाती है और उसके बाद इसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक प्रेजेंट होगा लाइन, या तो 2 लाइन प्रेजेंट होगा, या तो फिर एक भी लाइन प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर एक लाइन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि प्रेग्नेंट नहीं है महिला, और अगर 2 लाइन प्रेजेंट है तो महिला प्रेग्नेंट है, और तीन मतलब एक भी लाइन प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या है कि टेस्ट ही खराब है, यानी कि फिर से टेस्ट करना होगा, वो टेस्ट सही से हुआ ही नहीं है। फिर हम लोग अगली बात करें तो वो है रेडियो इम्यूनोएसिड। इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट द्वारा प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए आयोडीन 125 HCG एंटीबॉडी का यूज किया जाता है। यह एक अत्यंत संवेदनशील परीक्षण है जो कि ओव्यूलेशन के 8वें या 9वें दिन ही पॉजिटिव आ जाता है। तो जो ओव्यूलेशन होता है उसके 8वें या 9वें दिन ही ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव टेस्ट है ये। फिर उसके बाद क्या है कि जो प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा गेस्टेशन के लगभग 4थे या 5वें सप्ताह के दौरान गेस्टेशनल सैक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल सैक बनता है। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान ही फीटल वायबिलिटी और गेस्टेशनल एज को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो गेस्टेशनल एज को भी पता किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। फिर अल्ट्रासाउंड के डॉपलर इफेक्ट के द्वारा फीटल हार्ट साउंड को अनुभव किया जा सकता है, तो फीटल हार्ट साउंड को भी पता कर सकते हैं। फिर अगर दूसरे ट्राइमेस्टर में पता करें क्या क्या टेस्ट होता है तो उसमें भी सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ही होता है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या क्या किया जाता है कि बायपेराटल डायमीटर, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस और हेड सरकमफ्रेंस पता किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है फीटल हार्ट साउंड को सुना जाता है और इम्प्लांटेशन की सही स्थिति का भी पता लगाया जाता है। फिर एक्सरे टेस्ट करते हैं। तो एक्सरे के बाद क्या होता है, एक्सरे टेस्ट में क्या होता है कि एक्सरे के द्वारा 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी तथा इसके बाद वाली अवधि के दौरान गर्भस्थ शिशु के स्केलेटन को देखा जा सकता है, क्योंकि 16 सप्ताह के बाद ही जो है स्केलेटन बनता है शिशु में, तो इसके बाद इसको देखा जा सकता है एक्सरे। लेकिन एक्सरे ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। फिर आगे देखा जाए तो आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन सभी को पता होगा कि जो स्टेथोस्कोप होता है उससे पता किया जाता है, फीटल हार्ट साउंड को सुना जाता है। तो इसमें क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड को सुनने का काम जो है वो 16 से 20 सप्ताह के दौरान होता है, और शुरू में लगभग यह 140 से 160 प्रति मिनट होता है, पर फिर यह 120 से 160 प्रति मिनट का हो जाता है। फिर अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड ही करते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा BPD, SCH, AC यही सब पता किया जाता है, और फिर गेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है। इसमें 3 सप्ताह की कमी या बढ़ोतरी आ सकती है। फिर प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन की जगह, उसकी मोटाई आदि के बारे में सूचना प्राप्त किया जाता है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा होती है आप लोगों को पता होगा कम या ज्यादा होती है, तो उसको ओलिगोहाइड्रोमिनस या पॉलीहाइड्रोमिनस कहते हैं। उसका पता लगाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट किया जाता है। फिर आता है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट निकालना। एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट निकालना बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या किया जाता है कि गेस्टेशनल एज जो है वो 280 दिन का होता है, यानी कि 9 महीने और 7 दिन। तो इसमें जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें से 9 महीने और 7 दिन जोड़ दिया जाता है, तो फिर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट निकल आता है हमारा। तो उदाहरण के लिए यदि किसी महिला का जो अंतिम मासिक चक्र है यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 1 जनवरी 2017 है, तो उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होगी, तो 1 जनवरी 2017 प्लस 280 दिन यानी कि 9 महीने 7 दिन, तो 8 अक्टूबर और 2017 आ जाता है। तो इस प्रकार से उसकी डिलीवरी डेट क्या आ जाएगी, 8 अक्टूबर 2017। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर जो है वो हमारा अगले वीडियो में आएगा, और ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। तो आज का वीडियो जो है हमारा यहीं तक खत्म होगा, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, वो जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।